कि जो बोलता है वो बोलते समय क्या सोचता है। हाँ जी सुजीत, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैंने तो बोल दिया भैया, अब आप मेरी बात से क्या समझे। आज हम कंक्लूजन पढ़ने जा रहे हैं कि जब व्यक्ति बोल देता है तो सामने वाला उस बात से क्या समझता है, इस पर थोड़ा सा पहलू पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली कुछ छोटी छोटी बातें यहां पर आपको जान लेनी है कि कंक्लूजन क्या होता है और कंक्लूजन निकालने में कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने। कंक्लूजन तो आप समझ गए ना कि स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आप समझ जाते हो कि इसकी बात का मतलब क्या था, वही कंक्लूजन है। लेकिन कंक्लूजन निकालते समय कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कि कोई भी काल्पनिक बात नहीं होनी चाहिए कंक्लूजन में। सर क्यों? काल्पनिक बातें मेरे भाई अजम्पशन में होती थी। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन फाइनल रिजल्ट है। मैंने स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब फाइनल रिजल्ट, और रिजल्ट कभी भी काल्पनिक नहीं होते। असम्पशन काल्पनिक होते हैं, लेकिन कंक्लूजन में काल्पनिक बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, गार्ड की नौकरी करते हुए वीडियो देख रहा हूं सर। ललित बहुत जल्दी मेरे भाई, अभी जो गार्ड वाले स्टार है ना तुम्हारे वर्दी पर, वो चेंज होकर तुम्हारी खाकी वर्दी वाले स्टार आने वाले हैं भाई, ये वादा है मेरा। ऐसे ही बच्चे इतिहास लिखते हैं। ठीक है, और इसको कभी भी अपना बुरा फेज नहीं मानना है यार। देखा है ना मूवियों में हीरो गरीबी में पैदा होता है, एंड में राज करता है, तो वही है यार, गरीबी में पैदा होना। तो इसका मतलब ये है कि मूवी का बेस मिल गया तुमको अपनी कहानी का। नहीं कोई सुनता है यार अंबानी के बेटे ने क्या कर लिया, कोई नहीं भाई उसकी हिस्ट्री जानना चाहता, कोई उससे मोटिवेट नहीं होता। लेकिन एक गरीब पंचर लगाने वाले के बेटे ने क्या कर दिया, दुनिया सुनती है। कहने का मतलब है अगर हम गरीबी में पैदा हुए हैं तो भगवान ने हमें बेटा बेस तो पहले ही स्ट्रॉन्ग दे दिया अपनी कहानी का, कि लोग इमोशन हो जाएंगे सुनते ही जब कहानी बढ़िया होगी। अब एंड आपको लिखना है। ठीक है, लगे रहो, मजेदार एकदम इतिहास लिख दो। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो सही कंक्लूजन तक हमको लेकर जाएंगे, सही कंक्लूजन तक लेके जाएंगे भाई। ये कुछ पॉइंट हैं हमारे पास। काल्पनिक बातें ना सोचें पहले तो, प्लीज हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस चैप्टर में आप कोई काल्पनिक बातें ना सोचें। ठीक है, दूसरा, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें दोनों पहलू देख लेने चाहिए। भाई इस चैप्टर का रामबाण इलाज यही है, मैं स्टार लगा रहा हूं, ये पॉइंट हर वक्त दिमाग में रखना। क्यों सर? क्योंकि हम जितने भी कंक्लूजन निकाल लेते हैं वो एक तरफ की बात सुन के ही निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ना एक अभी कोई वो थी ना एसडीएम महोदया, नाम आपको भी पता होगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एसडीएम बनी और उसके बाद में उन्होंने कहीं अपना अफेयर आप लोग सब जानते ही हो ना, एक और दूसरा पति के अलावा रिश्ता रखना, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। हाँ जी सर, और हम लोगों ने उसके पति के आंसू देखे और बात सुनी और उस एसडीएम महोदया को हमने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिया कि एसडीएम तो बहुत खराब है भाई। कुछ लोग तो इतना उस लेवल पर पहुंच गए कि उसको ट्रोल करने लग गए। क्या हम लोगों ने एसडीएम की तरफ का स्टेटमेंट सुना? नहीं सुना ना। कहने का मतलब है भाई कि हम सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं करना। पहले आप उस एसडीएम महोदया को भी मौका दो कि आप भी अपनी बात रखो, और फिर उस लड़के को भी मौका दो कि तुम भी अपनी बात रखो। दोनों पक्ष बराबर सुनो और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचो। तो हर बात के, हर स्टेटमेंट के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलू जानने के बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में यही गलती करते आ रहे हैं। हम किसी एक की बात सुनी, इन्फ्लुएंस हो गए उससे और तुरंत एक निर्णय ले लिया कि भैया ये बात सही है। फिर तुरंत दूसरे की बात सुनी और दूसरे की बात सुनने के बाद में अब लग रहा है यार गलत निर्णय ले लिया, हाँ या ना। तो इसका मतलब है कि हमें पहले दोनों तरफ के पहलू जान लेने चाहिए। इस बात को पता है मैं कैसे समझाता हूं। एक मूवी देखी थी आपने, शोले, बिल्कुल देखी होगी, पुरानी मूवी थी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की मूवी थी, जय वीरू वाली। उसमें पता है आपको, वीरू था धर्मेंद्र और जय था अमिताभ बच्चन, और पूरी मूवी में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को बेवकूफ बनाता रहा। कैसे? बोले चोरी करें, चल तो टॉस कर लेते हैं। बोले हेड आई तो चोरी होगी, नहीं आई तो चोरी नहीं होगी। बोले ठाकुर की मदद करनी है,
बोले चल टॉस कर लेते हैं, हेड आया तो ठाकुर की मदद होगी, नहीं आया तो फिर नहीं होगी। बोले बोगी से मतलब ट्रेन से भागना है, बोले टॉस कर लेते हैं। बोले गब्बर को पकड़ना है, टॉस कर लेते हैं। बोले बसंती को एंड में, मूवी के एंड में, बोले बसंती को घर छोड़ने कौन जाएगा, बोले टॉस कर लेते हैं। हेड आया तो बीरू तू जाएगा, टेल आया तो मैं जाऊंगा। और हर बार हेड ही आता था। एंड में जय मारा गया मूवी के, और जब वीरू बसंती को छोड़कर वापस आया और उसने उसके हाथ में वो सिक्का देखा, फिर सिक्के को पलटा और देखा अरे इसके तो दोनों पहलू पर हेड ही था, दोनों तरफ हेड ही था, और वो जय हर बार हेड ही मांगता था और पूरी मूवी में जो वो खुद चाहता था वही होता रहा। अगर जय उस सिक्के को वीरू को पहले ही दिखा देता कि तू दोनों पहलू देख ले, या फिर वीरू दोनों पहलू पहले ही देख लेता, तो मूवी का एंड कुछ और होता। समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि आपको दोनों पहलू देखकर ही निर्णय लेने चाहिए। क्लियर हुई है बात? तो अगर किसी भी कंक्लूजन पर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको दोनों पहलू देख लेने हैं उस बात के, तब कंक्लूजन निकालेंगे। इस चैप्टर का रामबाण यही है। बाकी छोटे मोटे पॉइंट और भी है, वो भी जान लो। जैसे कथन को सदैव सही मानना है, ऐसे नहीं कि कथन क्या फालतू की बातें कर रहा है। चाहे वो बोल दे सुबह सुबह सन वेस्ट से निकलता है, पश्चिम से, तो भी बोलोगे हाँ जी सही बात है। कथन पर उंगली नहीं उठानी है, कथन हमेशा आपको सही मानकर ही चलना है। सर ये रीजनिंग तो सोच को विकसित कर देगा। ऑब्वियसली रीजनिंग का दूसरा नाम है तर्क शक्ति। हिंदी नाम क्या है रीजनिंग का तुमको पता है? तर्क शक्ति। रीजन जिंदगी में जीने के रीजंस होते हैं, रीजनिंग में और कुछ नहीं है। रीजनिंग ऑब्वियसली इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग ही है जो आपकी मेंटल एबिलिटी, दिमाग की क्षमता को चेक करता है। आइए जी, दूसरा क्या है भाई? दूसरा है सार्वभौमिक निष्कर्ष, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। कुछ ऐसे हैं यदि वह आपके कथन से संबंधित हैं, आपके कथन से रिलेट करते हैं, तो आप उनको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है और आपके स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है तो कंक्लूजन में सही हो जाएगा। अच्छा, निष्कर्ष कभी भी कथन से व्यापक नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी समझाया था ये पूर्व धारणा में भी, कि कभी भी आप स्टेटमेंट से ऊपर जाके ना तो सोच सकते और ना ही निष्कर्ष निकाल सकते। जैसे मैंने बोला हमारी क्लास से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो आप इस बात से ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। मैंने बोला बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा, और आप निष्कर्ष निकाल बैठे सभी का होगा, तो आपने मेरे स्टेटमेंट से भी बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया। बड़ा निष्कर्ष नहीं निकालते। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कुछ और पॉइंट हैं जिनको जान लेते हैं। ये बोल रहा है कथन में दी गई अथवा निहित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य तथ्य को निष्कर्ष निकालते समय प्रयोग ना करें। भाई स्टेटमेंट में जो जो बातें मैंने कही हैं, सिर्फ उन बातों का यूज करके आप कंक्लूजन निकालेंगे, उनके अलावा किसी और बात के बारे में आपको नहीं सोचना है कि फालतू की बातें अपनी तरफ से भी चार जोड़ लें। स्टेटमेंट में जितनी बात कही है सिर्फ उतने से ही कंक्लूजन निकालना है अपने दिमाग से, और एक्स्ट्रा उसमें नहीं डालना। यदि कथन में सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार, विज्ञापन आदि दिया गया है तो उसके बारे में वही कंक्लूजन सही होंगे जो इनके उद्देश्यों को पूरा करते होंगे। उद्देश्य मतलब आपको पता है ना भाई, सलाह का उद्देश्य क्या होता है? दूसरे की हेल्प हो जाए, दूसरे को मदद मिल जाए, दूसरा खुश रहे। ठीक है भाई, निदान का मतलब क्या है? समस्या का हल हो जाना, सॉल्यूशन। विज्ञापन, एड का उद्देश्य क्या होता है? लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना। तो इन चीजों के बारे में अगर आप कंक्लूजन निकाल रहे हो तो वही कंक्लूजन ठीक होगा जो इनके उद्देश्यों को पूरा करेगा। ठीक है, यदि कथन में संविधान के बारे में कहा गया है तो संविधान के किसी आर्टिकल के बारे में कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है किसी ऑल के बारे में बोल दिया जाए तो उससे सम का रिश्ता निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सर ये सिलोगिज्म है क्या? भाई सिलोगिज्म नहीं है, ये सिलोगिज्म नहीं है। एक दो बुक में गलती कर दी है कि उन्होंने सिलोगिज्म के क्वेश्चनों में ये डाल दिया। ये लॉजिकल का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, वो लॉजिकल का नहीं है। सिलोगिज्म एक अलग चैप्टर है, उसको हिंदी में हम कथन निष्कर्ष बोल देते हैं, लेकिन कथन और निष्कर्ष ये है लॉजिकल वाला। ठीक है भाई, सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको सब एकदम सही मानते हैं, कोई गलत कर ही नहीं सकता उसको। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है इन बातों को। अच्छा, मैं ये बता रहा था जैसे पूरे संविधान की बात कर दी जाए और उसमें से किसी एक आर्टिकल के बारे में आप कंक्लूजन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
ठीक है। जैसे किसी बुक की बात कर दी जाए, जैसे रामायण की बात करें हम, कि रामायण व्यक्ति को जीवन जीना सिखाती है, और उसमें से फिर किसी एक कांड की बात करूं, बाल कांड की, कि बाल कांड कैसे बचपन सही से बिताया जाए उसके बारे में बात करता है, ठीक है, तो फिर वो कंक्लूजन सही होगा। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं कि रीजनिंग की ये किताब एकदम बेस्ट है, तो अगर मैं उसमें से ये बात करूं कि इसमें कथन और निष्कर्ष चैप्टर अच्छे से दिया है, तो वो सही होगा। कहने का मतलब है अगर हम पूरी बुक की बात कर रहे हैं और फिर कंक्लूजन उसमें से किसी एक चैप्टर का निकाल रहे हैं, तो वो सही होगा। मैं कह सकता हूं कि ऑल में सम का कंक्लूजन निकालोगे तो सही रहेगा। ये बस डेफिनेशन ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। आप इन पॉइंटों को पढ़ सकते हैं आराम से घर बैठकर, क्योंकि पॉइंट तो काफी हैं, हमको इतने सारे पॉइंटों को लेकर आगे नहीं बढ़ना है, मैंने लिख सब कुछ दिया है, ठीक है। ये बोल रहा है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कथन के सभी पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से विचार करना चाहिए। भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं, कथन में क्या बात कही गई है उसको ढंग से समझते ही नहीं है, निष्कर्ष निकाल लेते, तो ये नहीं करना है। पूरे स्टेटमेंट को चरणबद्ध, मतलब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझकर फिर किसी कंक्लूजन पर हमें पहुंचना चाहिए, ठीक है भाई। अब आइए जी नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि दो या दो से अधिक कथन होते हैं तो कथनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। विरोधाभास का मतलब है अगर आपने स्टेटमेंट दो बोल दिए, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट हो, तो वो दोनों स्टेटमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, एक कहीं की बात कर रहा है एक कहीं की बात कर रहा है। जैसे मैंने बोल दिया पहला स्टेटमेंट, आज हमें मूवी देखने जाना है, दूसरा लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी मूवी देखें। भाई ये दोनों अलग अलग बातें हो गई, इनसे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल लोगे? एक तो दिखा रहा है कि हाँ जी मूवी देखने जाना है, बड़ा अच्छा है मूवी देखना जाना, इंटरटेनमेंट करेंगे हम, दूसरा समझ ही नहीं आ रहा, विरोधाभास हो गया दोनों बातों में, तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। निष्कर्ष और कथन दोनों किसी पूर्व स्थापित तथ्य के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। भाई जैसे ना हमारी समाज में बहुत सारे पहले से ही कुछ चीजें चली आ रही हैं, उनके अपोजिट आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए किसी भी बात से, ठीक है। सर आज मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं, समझ गए मेरे भाई आप? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि साहब आपको पूर्व स्थापित जो हमारी समाज में पहले से कुछ तथ्य बनाए हुए हैं, कुछ रीत है जो हमारे समाज में चली आ रही है पहले से, उनके खिलाफ जाके कंक्लूजन नहीं निकाल लेना है, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। चलो जी अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस की ओर, और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे साहब, और फिर समझेंगे सारी चीजों को बड़े डिटेल में। चलो जी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। मुझे लगता है जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंटों की हेल्प से आपके दिमाग में एक वो बन गया होगा कि कंक्लूजन में सोचना कैसे है। पहली बात, आराम से पूरे स्टेटमेंट की हर बात पर विचार करेंगे। दूसरी बात कि स्टेटमेंट के अपोजिट में जाकर कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। तीसरी बात, काल्पनिक बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि दोनों पहलू पर आप विचार कर लो स्टेटमेंट के पर, फिर जाके कहीं कंक्लूजन पर पहुंचो। देखो ये क्या बोल रहा है, भारत में शीर्ष 10% परिवारों की आय साझा रूप से राष्ट्रीय आय का 35% है। ये बोल रहा है कि हमारे देश के 10% लोग ही हमारे देश के 35% पैसे को रखे हुए हैं अपने पास। मतलब हमारे देश के 10% लोग बस 10% के पास में इतना पैसा है कि पूरे देश का 35% तो वही है। यह कहना चाह रहा है आपका स्टेटमेंट। अब इस मेरी बात से आप क्या समझ रहे हो, इन दोनों में से चेक करो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, आप मेरी बात से क्या समझे। सर आज मेरी पहली लाइव क्लास है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई योगेश, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे आप डेली लाइव आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एक बच्चा भी पूछ रहा था सर सिलेबस कब खत्म होगा। तुमको लगता है ये बच्चा कभी भी मेरी वीडियो देखता है? अच्छा मैं आज पहली बार बता रहा हूँ सिलेबस कब खत्म होगा। मैं हर वीडियो में 2-4 बार बोल देता हूँ ये वाली बात कि सिलेबस कब खत्म होगा, लेकिन इसको नहीं पता चला सिलेबस कब खत्म होगा। इसका मतलब आप समझे कि ये पिछली वीडियो देखकर ही नहीं आया है। क्यों भाई? अफसर, नाम तो आपने अफसर रख रखा है यार।
और काम तुम नाम के अपोजिट कर रहे हो। सवीन मुझसे कह रहे हैं सर एक रिक्वेस्ट है पुलिस की, अगर आप प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो वो मिक्स कराइए, आप चैप्टर वाइज मत कराइए। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सुवीन यहां से, कि पता है चैप्टर वाइज कराने से क्या फायदा है, कि पूरा एक चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे कि पिछली सालों में इस चैप्टर से क्या आया है। और पुलिस के एग्जाम ऐसे होते हैं कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने पिछली सालों का डेटा चैप्टर वाइज पढ़ लिया तो भाई आप समझ जाइए कि आप अब रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज का एक बड़ा फायदा होता है कि हम सारा कॉन्सेप्ट आपको पहुंचा सकते हैं उस चैप्टर का जो पिछली सालों में पूछा गया है। मिक्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन उठा लाए, एक क्वेश्चन उठा लाए, एक क्वेश्चन उठा लाए, ठीक है, एक चैप्टर से, तो उसमें पूरा डेटा नहीं पहुंच पाता बच्चे के पास। मेरा मानना यह है कि मोक लगाओ, मोक क्लास मत देखो, फिर मोक लगाओ मिक्स के लिए। क्लास देखनी है तो उससे फायदा मिलेगा, पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए। आज क्लास में बहुत पहली बार लाइव वाले हैं। ऐप पर आएगी, हाँ जी ऐप पर आएगी, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। आपके बैच में टाइमिंग अपलोड हो जाएगी, किस टाइमिंग में है, चैनल नहीं है, ऐप पर ही, कैरियर विल ऐप पर ही चलेगी वो प्रैक्टिस। देखो इसने बोला भारत के 10% अमीर लोग ऐसे हैं जो 30% पैसा अपनी जेब में रखे हुए हैं, 35%, मतलब 10% लोग पूरे देश का 35% पैसा रखे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति कब बोलता है, खुश होके बोलता है? नहीं ना भैया, उसको सिस्टम से शिकायत है, तब बोलता है ऐसे। अरे यार जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब है हमें हमारी पॉलिसियों पर कुछ ना कुछ शक हो रहा है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? पहला कंक्लूजन, जब एक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन का संकेंद्रण हो जाता है। मेरी बात का मतलब यह है क्या भाई, मैंने बोला ना टोन पकड़नी है, टोन से समझ में आता है कंक्लूजन क्या निकालूं इस बात का। मैं तो शिकायत कर रहा हूं, ये आप अलग ही समझ गए। मैं बोल रहा हूं ये गलत हो रहा है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए भाई। अगर हमारा देश डेवलप हो रहा है तो सबके पास पैसा पहुंचना चाहिए ना। तो और ये क्या कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी में कुछ हिस्से में धन का सकेंद्र, मतलब इकट्ठा हो जाता है, धन स्टोर होने लगता है एक ही पर ना। पहला एकदम गलत है भाई। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय आय का असमान रूप से वितरित है। हाँ ये आया ना मेरी बात का कंक्लूजन, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं भाई आपको कि भैया ये समान रूप से वितरित नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय जो इनकम है वो भाई साहब समान रूप से एक जैसी सबको वितरित नहीं की जा रही, सबको एक जैसे फायदे नहीं पहुंचाए जा रहे। यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि 10% लोग 35% पैसा रखे बैठे हैं, बाकी के 90% लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 65% है। मेरी बात का मतलब यह है, तो सिर्फ दूसरा सही है। मेरी बात से यह कंक्लूजन निकल के आता है कि भैया सही से पैसे का बंटवारा हो नहीं रहा। सर आप बोले तो टोन समझ में आ गया, पर क्वेश्चन से समझ में कैसे आएगा टोन? भाई पढ़ने से पता चल जाता है कि ये शिकायत है या ये खुशी में तारीफ की जा रही है। आप इसको पढ़ के नहीं समझ पाए कि ये सरकार से एक तरह से शिकायत है हमारी। आदमी ऐसे स्टेटमेंट कब बोलता है? शिकायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आज कई हजार मिलियन की दुनिया की आबादी में से अधिकांश पुरुषों को ऐसी सरकारों के अधीन रहना पड़ता है जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार से वंचित कर रखती है। कहने का मतलब है भाई करोड़ों की आबादी है लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसी सरकारों के अंडर वर्क कर रहे हैं, अंडर रह रहे हैं, जो सरकारें उन्हें खुल के बोलने की आजादी ही नहीं देती और सरकार के खिलाफ जाने की भी आजादी नहीं देती है। जरा समझना फिर मेरा स्टेटमेंट क्या सरकार की तारीफ में बोला गया है? नहीं ना कहीं नाराज होकर बोला गया है। हाँ जी सर, तो अब जरा मेरी बात से आप कंक्लूजन निकालिए, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप? सर मेरा मैसेज आप तक आ रहा है? हाँ जी, कमेंट आपका आ रहा है दीपू।
आप हमें ये बताइए मत मान लिया करो यार तुम कि मैंने राइट कार के प्रति उदासीन है। उदासीन का मतलब पढ़ा करो ढंग से। ये तो मैंने ये बताया, इनमें से कौन सा सही होगा वो मुझे बताओ आप। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के प्रति उदासीन है। उदासीन का मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, न्यूट्रल है भाई, उनको कोई सरकार दे या ना दे, ना जी ना। पहला तो एकदम गलत। क्यों भाई? मेरी बात से आप ऐसा मतलब निकाल लोगे? मैं तो ये बोल रहा हूं शिकायत है एक तरह से ये मेरी। मैं क्या बोल रहा हूं कि इतनी करोड़ों की आबादी है, फिर भी लोग मैक्सिमम ऐसे हैं जो भाई साहब ऐसी सरकारों के अंडर रह रहे हैं, जो सरकारें उनको आजादी ही नहीं देती, स्वतंत्रता ही नहीं देती। तो ये मेरी शिकायत है सरकार से। इसका मतलब है लोग तो चाहते हैं, सरकारें उन्हें देती नहीं है ये चीजें। तो इसका मतलब ये नहीं लोग उदासीन है। लोग उदासीन होते तो ये आज मैं बोलता ही नहीं, मुझे बोलने की नौबत आ गई है। इसका मतलब है लोगों की वो मांग है। दूसरा, लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार की इच्छा रखते हैं। हाँ जी सर, इच्छा रखते हैं, तभी आज बोल रहा हूं मैं। ओनली सेकंड। सर क्लास अपने हिसाब से रखिए, बस सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे भाई ललित, मेरी गारंटी है आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन क्लास से आएंगे, एक एक गिना दूंगा मैं एग्जाम के बाद में। बस आप मेहनत करते चले जाइए मेरे साथ, ठीक है? आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखिए। अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास अपने स्कूल छोड़ने की प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। इसका मतलब समझो, मैं समझाना चाह रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते वो क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगले शैक्षणिक वर्ष से, मतलब अगले जो भी आपका ईयर आएगा, उससे छात्रों के पास अपने स्कूल छोड़ने की प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए, कहने का मतलब है जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और प्रमाण पत्र मांगने आ रहे हैं, प्रमाण पत्र परीक्षा दे रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए, उनके पास गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। इसका मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो गणित और विज्ञान में अच्छे ना हो, और हमारा स्कूल ऐसा हो जिसमें गणित और विज्ञान को छोड़कर आर्ट साइड से हम आगे ना बढ़ सकते हो। तो वो बच्चे हमारे पास एग्जाम देते थे पहले प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए, प्रमाण पत्र के लिए जो एग्जाम देने आते हैं, उनको आज हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो गणित और विज्ञान छोड़कर हमारे स्कूल में कंटिन्यू कर सकते हो। अब इस बात से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। सही है, सिर्फ दूसरा सही है, दोनों सही, दोनों सही। काफी भाई अलग अलग आंसर दे रहे हो आप। अब पहला कंक्लूजन आप समझिए क्या बोल रहा है। विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। पहला तो एकदम सही है भाई। मैं वही तो कह रहा हूं कि गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प है कि आप अब गणित और विज्ञान को छोड़कर आगे भी हमारे यहां पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम गणित और विज्ञान से कमजोर जो छात्र हैं उनके बारे में भी अब सोच रहे हैं कि भैया गणित और विज्ञान नहीं झेल पा रहे हो, आप छोड़ दो, आर्ट साइड में आ जाओ, हम आपको भी पढ़ाएंगे, प्रवेश देंगे, मतलब एडमिशन आपके भी रहेंगे। चलिए भाई, पहला एकदम सही है। इससे पहले छात्रों के पास इन विषयों के लिए बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। कहने का मतलब है इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि इन सब्जेक्टों के बिना भी हम आगे कंटिन्यू कर पाए अपनी पढ़ाई को। तो भाई वो सही तो कह रहा है, उसने बोला अगले शैक्षणिक वर्ष से ये मौका मिलेगा कि गणित और विज्ञान छोड़कर भी आप आगे जारी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले ऐसा नहीं था। तो भाई ये भी बात एकदम सही है, बोथ आर राइट, दोनों ही कंक्लूजन एकदम सही निकले। यहां से बात क्लियर हुई है, समझ में आई है आप लोगों के? समझ में आ गया ना? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहा? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
सम्मेलन में केवल अच्छे गायक आमंत्रित हैं। हमने भाई अच्छे सिंगरों को ही सम्मेलन में बुलाया है। मधुर आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं बन सकता। भाई जिसकी आवाज अच्छी नहीं है वो अच्छा गायक बन नहीं सकता। मेरा स्टेटमेंट इतना सा है। मेरा स्टेटमेंट है कि हमने भैया अच्छे गायकों को बुलाया है, और मैं आगे क्या बता रहा हूं कि जिनकी आवाज अच्छी है ना वही अच्छे गायक बन सकते हैं। मधुर आवाज के बिना, बिना अच्छी आवाज के आप अच्छे गायक नहीं बन सकते। इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है, जरा देखो इन दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है, मुझे स्पीड से बताओ। बोथ 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 ओनली सेकंड फर्स्ट। चलो भाई देखते हैं। ये बोल रहा था कि सम्मेलन में हमने सिर्फ अच्छे गायक बुलाए हैं और जिनकी आवाज अच्छी है वही अच्छे गायक बन सकते हैं। देखिए ये बोला सम्मेलन में सभी आमंत्रित गायकों की मधुर आवाज है। एकदम सही कंक्लूजन है। कैसे सर? ऐसे कि हमने तो अच्छे ही बुलाए हैं और हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छे वही बनते हैं जिनकी आवाज मधुर है। तो इसका मतलब हमारे सम्मेलन में सारे ही अच्छे आएंगे, और अच्छे वो तभी बने होंगे जब उनकी मधुर आवाज होगी। तो सारे जो गायक आए हैं उनके पास मधुर आवाज होगी। एकदम यही कंक्लूजन है। जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि हमने तो अच्छे वाले बुलाए हैं, और जो अच्छे वाले गायक बुलाए हैं तो भैया फिर उनकी तो मधुर आवाज होगी। बिना मधुर आवाज के आप अच्छे ही नहीं बन रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमने बिना मधुर आवाज वालों को बुलाया भी नहीं है। तो दोनों कंक्लूजन निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग दुनिया में ऊर्जा संकट को समाप्त करेगा। गैर पारंपरिक का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, जो हमने खुद बनाए हैं। ठीक है? पारंपरिक का मतलब होता है जो नेचुरल है। तो ये कह रहा है कि जो कृत्रिम है, जो हमने बनाए हैं मैन मेड सोर्स, वो आगे जाकर दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेंगे। अब मेरी इस बात से आप क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं, बताइए जल्दी से। मेरी इतनी सी बात से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जरा मुझे ये बताओ। मैंने बोला कि आगे चलकर मैन मेड सोर्स, आदमी के द्वारा बनाए गए सोर्स ही ऊर्जा के संकट को दूर करेंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई। दोनों सही वाले भी हैं, बोथ वाले भी हैं, लेकिन फर्स्ट वाले जाता है। चलो जी, इसने बोला, मैंने ये बोला कि भैया मैन मेड, जैसे ना आपको पता होगा चाइना में ना एक सन बनाया है उन्होंने खुद से, जो कि उस नेचुरल वाले सन से भी ज्यादा एनर्जी दे रहा है। तो ऐसे ही मैन मेड सोर्स, आदमियों के द्वारा बनाए गए सोर्स ऊर्जा के संकट को दूर करेंगे। ठीक है भाई? चलिए जी, तो इस बात से कंक्लूजन क्या निकला? आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। बिल्कुल भाई, ये तो बात सही है, एकदम एकदम सही है ये वाली बात, कि धीरे धीरे जो मैन मेड चीजें हैं वो आपके नेचुरल सोर्सों की जगह ले रही हैं धीरे धीरे। तो वही तो ये कहना चाह रहा है कि धीरे धीरे आगे जाके जो पारंपरिक स्रोत हैं उनका उपयोग दुनिया में ऊर्जा, गैर पारंपरिक है ना, हाँ जी, जो मैन मेड हैं वो धीरे धीरे ऊर्जा के संकट को समाप्त करेंगे। इसका मतलब है जो नेचुरल है उनकी जगह धीरे धीरे ये ले लेंगे। बिल्कुल सही है सर, यही तो बात आ रही है। ठीक है? उसके बाद में पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हो रहा है, मतलब उनका लॉस हो रहा है धीरे धीरे। तो भाई ये भी सही है। आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं, कि भाई मैन मेड जगह ले लेंगे धीरे धीरे उनकी, और ऊर्जा के संकट को समाप्त करेंगे। इसका मतलब दूसरा क्या है कि ऊर्जा का संकट आने वाला है, जिसको मैन मेड सोर्स क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ऊर्जा का लॉस होने वाला है,
कमी पड़ने वाली है, इसका मतलब क्या है, जो नेचुरल चीजें हैं वो धीरे 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 खत्म हो रही हैं। यही तो कंक्लूजन निकलता है। तो बोथ आर राइट, यहां दोनों ही सही हो गए भाई कंक्लूजन। सर मेरा सही था, मेरा नाम ले लो। दीपू, बिल्कुल मेरे भाई आपका सही था। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है। योगेश ने भी बोथ बोला है, तेज ने भी बोथ बोला है, अंजू ने भी बोथ बोला है और कन्हैया ने भी बोथ बोला है। बाकी लोग फर्स्ट फर्स्ट वाले, ओनली फर्स्ट वाले काफी थे। चलिए जी आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये बताओ, आपके समझ आने लग रहा है ना अभी इन चैप्टरों में करना क्या है? बात को ध्यान से समझना है, हर एक शब्द पर बड़ा गौर करना है और फिर उसका मतलब निकालना है कि ये जो बात कही गई है उसका मतलब क्या है। बस यही है भैया कंक्लूजन। सर जी चाइना इतना इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट कुछ नहीं है, उनको क्या है थोड़ा सा सोर्स मिल जाते हैं। हमारा इंडिया बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, हमारे पास ना सोर्स नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमारे पास उस फील्ड में लगाने के लिए पैसा ही नहीं खर्च करती हैं सरकारें टेक्नोलॉजी पर। बताइए ना, साइंस के फील्ड में कितने ही खर्चे होते हैं हमारे देश में, हम फिर भी कम से कम खर्चों में देखो कहां तक पहुंच गए हैं। मंगल पे हम पहुंच गए, चांद पर हम पहुंच गए, फिर भी कम से कम खर्चों में। हमारे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज हैं, लेकिन हमारे पास ना उनको अप्लाई करने के लिए जो खर्चा होता है वो नहीं मिल पाता। चलिए जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या से राधे कृष्णा सर, राधे राधे भाई। मैंने भी दोनों बोला था, नाम नहीं लिया मेरा, राजीव। सर ये चैप्टर नहीं आ रहा, बस भाई धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। एक बार और देखना इस चैप्टर को, ठीक है? ये थोड़ा ना यार, मैं बताऊं ना, इसमें क्या है, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है जिसकी हेल्प से आप निकाल पाए। इसमें बस आपको सोचना है कि इसका मतलब क्या है। अगर मेरे पास कुछ वो होते ना फॉर्मूले, a+b का होल स्क्वायर या बाकी की ट्रिक, तो हम यहां भी बहुत बेहतर से कर पाते। ये साइकोलॉजी के चैप्टर हैं, तो इन पर ना आप मेरे एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया करो कि ये टीचर एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, ये कैसे सोच रहा है। उस बारीक बात को पकड़ो कि टीचर कैसे सोच रहा है। ये आपके समझ में आ गया तो आप भी फिर वैसे ही सोचने लगेंगे और चीजें अच्छी होने लगेंगी। सर सुन लो मेरी बात। हाँ जी जतिन बताइए भाई। सर हमें भी नहीं आ रहा है बेटा, रीजन यही है। आई प्राउड ऑफ यू सर जी। चलिए भाई, अरे भैया बोल दो कौन से वाले सवाल करवाने हैं बताइए जतिन। हाँ जी बिल्कुल सुजीत, इसका आंसर दो। जतिन आप अपना क्वेश्चन लिखो, कौन से वाले सवाल करवाने हैं। सर स्टेटमेंट क्या कह रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई ये क्या कह रहा है, यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है, मतलब जेड एक बुक का नाम है और ये एकमात्र बुक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। भाई हर एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना है। मैंने बोला था ना जब मैं कुछ रूल लिखा रहा था कि स्टेटमेंट को बहुत क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से एक एक चीज को समझना है। इसने पहली बात कही ये पुस्तक है जिसका नाम है जेड, ये एकमात्र पुस्तक है। एकमात्र पुस्तक है इसका मतलब क्या है कि कोई और पुस्तक नहीं है जो 1950 से 1980, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया। इस टाइम ड्यूरेशन में भारत में गरीबी की जो समस्या थी ना उस पर ध्यान देती है, मतलब उसके बारे में ये बुक लिखती है। स्टेटमेंट समझ गए? अब इस बात से आप क्या क्या समझने वाले हैं, आप यहां पर आइए। बेटा ये ना अर्थमेटिक में आप देख पाएंगे क्वेश्चंस कि इतनी मुर्गियां हैं, इतने सर हैं, इतने उनके पैर हैं, ये अर्थमेटिक में आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? बाकी अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम भी करा देंगे, ठीक है?
ये अर्थमेटिक में क्वेश्चंस आप और आराम से देख पा रहे होंगे। बाकी टाइम बचा तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहली बात, 1950 से पहले गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था, मतलब गरीबी की कोई बात ही नहीं थी 1950 से पहले। नहीं भाई, ये मेरी बात से ये कंक्लूजन नहीं निकलता 1950 से पहले क्या था क्या नहीं था, ये नहीं बात पता चलती। मेरी बात से ये पता चलता है कि ये पुस्तक इकलौती पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच में गरीबी की स्थिति को बताती है। उससे पहले मैंने क्या बोला था, पास्ट या फ्यूचर के बारे में अगर स्टेटमेंट में कोई बात नहीं की गई है तो आप भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, ठीक है। आइए इस बात पर, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी के संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने सीधे सीधे लिखा है कि यह जेड पुस्तक एकमात्र पुस्तक है। एकमात्र पुस्तक होने का मतलब है कि उस दौरान कोई दूसरी पुस्तक नहीं थी। सेकंड कंक्लूजन एकदम सही हो गया सर। संजय मेरे भाई समझ में आया। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए जरा, फैशन बदसूरती का एक रूप है जो इतनी असहनीय है कि हमें इसे हर 6 महीने में बदलना होता है। जल्दी से पढ़िए और इसको करने की कोशिश करिए भाई, फटाफट से स्पीड से बताइए। शुभ रात सुजीत, प्रियंका, रोहित, दीक्षा, अजीत, प्रमोद, आकाश, पुनीत, प्रियंका, वेरी गुड भाई। चलो जल्दी से आंसर दो, बाकी लोग भी। अंकित, सुलेखा, ललित, सुजीत, तेज, दीपू, विभांशु, अभिषेक। बड़े भाई जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दो। अब से भाई खींचा खाची चल रही है, बिल्कुल टेंशन मत लो, दबा के एकदम एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है हमने। 2-2, 2.5 घंटे की, 4-4 घंटे की क्लासेस ले जा रही हैं आपकी एक दिन में। बताइए इससे ज्यादा क्या करें। मैं नहीं चाहता क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो, मैं आपको सिलेबस कराना चाहता हूँ और अच्छे से कराना चाहता हूँ, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़े, और वो हम कर रहे हैं। दूसरा सही है सर, फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट, बोथ, सेकंड सही है दूसरा। चलो देखते हैं भाई, ये बोल रहा है फैशन बदसूरती का एक रूप है जो इतनी असहनीय है कि हमें इसे हर 6 महीने में बदलना होता है। हर 6 महीने में हम बदल देते हैं फैशन को भैया, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो मेरी इस बात से आप? पहली बात, फैशन डिजाइनर जनता के दिमाग को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, ये बात तो गलत हो गई भाई। फैशन डिजाइनर अच्छे से नहीं समझते तो हर 6 महीने पर फैशन कैसे बदल जाती है? फैशन बदलने का मतलब समझ रहे हो आप, कि फैशन डिजाइनर बहुत अच्छे से दिमाग को जानते हैं कि अब ये आदमी भाई साहब बोर हो गया इस चीज से, तुरंत अब ये क्या चाहता है, तुरंत ये करो, ठीक है। फैशन डिजाइनर बहुत अच्छे से जानता है आपके दिमाग को भाई। तो फैशन डिजाइनर दिमाग को नहीं जानते, ये कंक्लूजन नहीं निकलता। इस बात से कंक्लूजन निकलता है कि फैशन डिजाइनर बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कराएंगे, ये वाले कराएंगे जतिन, ये वाले क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई, टेंशन ना लो, कराएंगे, सब कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो भैया? जो पढ़ाया जा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन समझ रहा जतिन भाई, तूने पूरा क्लास का ये सत्यानाश कर दिया जो आज पढ़ रहे थे, और ये सबसे टफ है। जब मैंने तुमसे एक बात कह दी, आप लॉजिकल पढ़ते हुए इतने लॉजिक्स नहीं समझ पा रहे। जब मैंने बोल दिया सिलेबस पूरा खत्म होगा आपका, तो जब सिलेबस पूरा खत्म होगा तो गिनाने क्या है चैप्टर के, ये वाला चैप्टर कब होगा, वो कब होगा, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम है वो। आप तब से एक ही बात किए जा रहे हैं पूरी क्लास में, क्लास 1 घंटे की होने जा रही है। इसका मतलब है आपने इस चैप्टर में कुछ नहीं समझा। प्लीज पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होगा, ये प्रेजेंट वाली क्लास में डिस्कस करने की जगह नहीं होती है। यहां कम से कम इस पे ध्यान दो जो चल रहा है, ठीक है। मैं क्लास के एंड में आपसे 5 मिनट बात कर लूंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स पूछ लूंगा कि क्या दिक्कत है, कैसे करें, वहां बात करनी है। पूरी क्लास को मत बिगाड़ो अपनी को। दूसरी बात पे आइए, सार्वजनिक और बड़े लोग नवीनता के लिए अति संवेदनशील होते हैं। हाँ ये बात एकदम सही है भाई, ये यही तो बोल रहा है कि हमें इसे हर 6 महीने पर बदलना होता है। इसका मतलब क्या है कि लोग नई चीज के लिए उत्सुक होते हैं,
नई चीज के लिए एकदम वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा आइए जी, वेलकम है आपका। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि दूसरा कंक्लूजन एकदम राइट हो गया, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कंपनी एक्स के पास गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के कैमरे के निर्माण का रिकॉर्ड है, ताकि मौसम की स्थिति के बावजूद भी, मौसम की स्थिति के बावजूद भी अपना एक भी शॉट खराब ना हो। कहने का मतलब है मौसम चाहे खराब हो लेकिन फोटो एक भी नहीं बिगड़ेगा। एक्स कंपनी के पास में रिकॉर्ड है इस चीज का कि वो इतना बेहतरीन कैमरा बनाते हैं कि कैसा भी मौसम में आप फोटो क्लिक करो, फोटो बेहतरीन ही आएगा। अब इस बात से आप कौन सा कंक्लूजन निकालते हैं, जरा मुझे बताइए। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रही हूं मैं तो, बहुत कठिन शब्द लिखे हैं। ऐसे ही आपने भाई, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। अब शब्दों को कैसे आसान किया जाए, लैंग्वेज में समझाते टाइम आसान कर सकता हूं लेकिन इसकी लैंग्वेज तो ऐसी ही है। ओनली सेकंड, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, बोथ। तुक्केबाजी चल रही है भाई साहब कमेंट बॉक्स में, फुल दबा के तुक्केबाजी, आग लगा रखे तुम लोगों ने एकदम तुक्के मार मार के। सर इस बार नाम ले लो, राहुल मेरे भाई ले लिया नाम, लेकिन आप सही हो या गलत वो अभी देखेंगे। देखिए भाई, एक्स कंपनी है, कोई कैमरे बनाती है, उसके पास एक रिकॉर्ड है, कितने बेहतरीन कैमरे बनाती है कि मौसम चाहे कैसा भी हो लेकिन आप एक बार उससे फोटो क्लिक करेंगे तो खराब नहीं होगा भाई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, एक्स को छोड़कर कोई अन्य कंपनी कैमरा उद्योग में प्रतिष्ठित नहीं है। कहने का मतलब है एक्स को छोड़कर कोई और कंपनी है ही नहीं जो कैमरा बनाती हो। भाई गलत, ये नहीं निकलता। उसने बोला है एक्स कंपनी के पास गुणवत्ता और नवीन डिजाइन के कैमरों के निर्माण का रिकॉर्ड है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि और कंपनियां ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि और कंपनियां ही नहीं है। इस बात से अगर आप ये कंक्लूजन निकालते हैं तो फिर आप बहुत गलत हैं। मैंने बोला भाई साहब कि कैरियर वेल की क्वालिटी के बराबर कोई क्वालिटी नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी और कोचिंगें ही नहीं है, कोचिंगें हैं, तभी तो मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूं कि उसके पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब है सीधे सीधे कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्केट में और भी चीजें हैं लेकिन उन सब में बेहतर ये है। ठीक है भाई, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे पर आइए, कोई भी व्यक्ति कैमरा एक्स के साथ स्वीकार्य शॉट ले सकता है। इसका मतलब है भाई साहब, स्वीकार्य का मतलब है हाँ जी गुड है, ओके है, डन है, ऐसा कोई भी फोटो क्लिक कर सकता है एक्स से। तो यही तो कह रहा है वो सीधे सीधे के बेहतरीन फोटो खींचता है, मौसम चाहे कैसे भी हो फोटो खराब नहीं होगा। इसका मतलब यही तो निकलता है कि कोई भी व्यक्ति कैमरा एक्स से बेहतरीन फोटो क्लिक कर सकता है। ठीक है, आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह बोल रहा है सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में और उछाल के मद्देनजर डीजल मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। सरकार के एक प्रवक्ता, इस बात का मतलब समझे। सर मैंने सेकंड बोला था, आकाश मेरे भाई आपका सही है, काफी बच्चों ने सेकंड बोला था, उन सभी का सही है। मैं कमेंट पढ़ नहीं सकता, बहुत स्पीड से निकल जाते हैं भाई। देखो ये क्या कहने लग रहा है आपसे कि सरकार अभी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ना ऑयल की कीमत बढ़ गई है, तो अब हमारी सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, नई नीति लेकर आ रही है और उस नीति को अभी अप्लाई करने वाली है, करेगी, समीक्षा करेगी, मतलब नई नीति को अप्लाई करने की कोशिश करेगी। सरकार के एक प्रवक्ता ने अभी ये बताया, जैसे प्रवक्ता नहीं होते सरकारों के, बीजेपी का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता, इसका प्रवक्ता, उसका प्रवक्ता, तो उस प्रवक्ता ने अभी ये बताया है कि हमारी सरकार कोई योजना लेकर आ रही है इस चीज के ऊपर, अभी योजना आई नहीं है। तो प्रवक्ता की इतनी सी बात से आप क्या कंक्लूजन निकाल लोगे अभी, जल्दी से बताइए। कि प्रवक्ता ने अभी इतना बताया है कि भैया अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं और इसको लेकर सरकार कोई योजना अभी लेकर आ रही है, तो इस बात से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे।
बताइए बताइए बताइए। सर लाइट कम क्यों लग रहा है? आज मैंने स्टूडियो में थोड़ा लाइट कम ही जलाया है भाई, बहुत ज्यादा लाइट आंखों को इफेक्ट करता है थोड़ा। चलिए जी, क्या आप समझ पाए, क्या आप आंसर दे पाए? सेकंड, ओनली सेकंड, बी सर, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट वाले भी हैं, केवल पहला वाले भी हैं भाई, काफी बच्चे। देखते हैं जी क्या है। सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि होने के बाद में एक नई योजना लेकर आ रही है और उसको बताने वाली है, अभी समीक्षा करने वाली है उसकी, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में आसन्न उछाल, मतलब अचानक से वृद्धि आने के कारण के बाद, ये बाद होगा, के बाद सरकार डीजल की कीमत में वृद्धि करेगी। भाई ये कंक्लूजन है क्या? ये सिर्फ अजम्पशन है, सिर्फ सोच रहे हैं हम, क्योंकि अभी वो कोई योजना लेकर नहीं आई, योजना लेकर नहीं आई, अभी बस हमने बात कही है। तो उसके प्राइस में सरकार बढ़ोतरी करेगी या वही रखेगी जो है, या कम करेगी, इसके बारे में अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बोला, मैं कल एक योजना लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो क्या कल आने वाली योजना के लिए आज आप कंक्लूजन निकाल लेंगे? नहीं ना। तो इसमें यह कंक्लूजन भी नहीं निकलेगा, गलत है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल के बाद भी सरकार डीजल की कीमत नहीं बढ़ाएगी। भाई आज ये भी कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते, अभी बोथ आर रॉन्ग। लेकिन होगा तो इन दोनों में से ही एक ना, कि या तो सरकार कीमत बढ़ाएगी या जो है वही रखेगी, इससे नीचे तो नहीं ले जा सकती भाई सरकार कीमत को। ऑब्वियसली या तो जो है वही रखेगी या फिर कीमत बढ़ा देगी, ये बोलकर कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ी है तो हमारी यहां भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब होगा तो इन दोनों में से ही एक, लेकिन डेफिनेट नहीं बता सकता। और जब आप ऐसे चक्कर में फंस जाएं कि होगा तो इनमें से ही लेकिन डेफिनेट नहीं बता सकते, तो आता है या तो एक या दो कंक्लूजन निकलता है। बात समझ में आई है? या तो एक या दो समझ में आ गया कि भैया होगा तो इनमें से ही, लेकिन डेफिनेट नहीं बता सकता मैं, दोनों में से कुछ होगा। या तो कीमत स्थिर रहेगी जो है, सरकार हो सकता है हमको जाके ये दिखा दे, देख लो हम तुम पर एक दया कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहा है लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे। दूसरा, या फिर आके ये बोल दे कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ गया है कीमत, इसलिए हम आपकी भी कीमत बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी दोनों में से कौन सा होने वाला है वो तो आगे जाके पता चलेगा जब वो नीति आएगी। अभी आई नहीं है, लेकर आ रही है वो नीति, तो अब तक हम नहीं बता सकते डेफिनेट कौन सा कंक्लूजन है अभी, लेकिन इनमें से ही कोई एक होगा। तो या तो एक या दो आएगा यहां पर, ठीक है, आइदर वन और टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या क्वेश्चन है नेहा? आपने सही विकल्प सुझाए सर, क्या कहना चाह रहे सुजीत?
हाँ जी भाई, क्या कहना चाहोगे आप? ऑल रॉन्ग। ये बोल रहा है राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने एक बात कही, राजनीति में भाई साहब पैसा का एक अलग ही रोल है। अब इस बात से आप क्या समझे? कल वाले में सोचना नहीं था और आज वाले में सोचना है। हाँ जी बिल्कुल, कल आपको एज अ स्पीकर की तरह रहना था, आज एज अ लिसनर की तरह रहना है। कल जो अजम्पशन चल रहा था उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना था, आपको यह सोचना था कि एज अ स्पीकर सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। आज आपको यह सोचना है कि सामने वाले ने तो बोल दिया, उसकी बात का मतलब मैं क्या निकाल लूं। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, सब कराएंगे भाई, सब कराएंगे। अब आज थोड़ा करा सकता हूं सारी चीजें, आज ये पढ़ ले। अच्छा, बच्चे को पता है, एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो चल रहा है बोर्ड पर बस वही नहीं पढ़ना, बाकी सारे चैप्टर उससे गिनवा, सर ये करा दो, सर वो करा दो, सर ये करा दो, वो करा। अच्छा ये नहीं पढ़ाता ना मैं लॉजिकल, तो फिर यही बोल रहे होते, सर लॉजिकल का बहुत वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिकल, लॉजिकल हमसे होता नहीं है सर, आप लॉजिकल ही कराओ। भाई प्रभु मेरे पे छोड़ दो यार, वो जब मैंने बोल दिया सिलेबस सारा कराऊंगा। आप जिस टाइम पे मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको मन से पढ़ लो, मन से समझ लो। ठीक है जी बिल्कुल भाई साहब, प्लीज। ठीक है, चलिए आइए जी बताइए। ये बोल रहा राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे भाई। इस बात से आप क्या समझे, क्या कंक्लूजन निकालते हैं इस बात से आप? गरीब कभी भी राजनेता नहीं बन सकता। क्या बात कर दी मैंने? बोला पैसे का एक अहम रोल है, इसका मतलब ये थोड़ा निकाल लोगे कि आपके गरीब तो भैया राजनेता बनेगा ही नहीं। ना ना ना, ये कंक्लूजन तो नहीं है। मैंने बोला पैसे की एक अलग रुतबा है भाई साहब, राजनीति में एक अलग रोल है, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं निकलता कि गरीब तो बनेगा ही नहीं, सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेंगे। अरे यार मेरी बात का मतलब ये भी नहीं है। मैंने बोला पैसे का एक अहम रोल है, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि सारे अमीर अब राजनेता बनेंगे। नहीं, पैसे का अहम रोल है, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि गरीब बन ही नहीं पाएंगे या सभी अमीर बन जाएंगे। दोनों गलत है। और आइदर और भी नहीं लगेगा यहां पर, आइदर और तब लगता है जब हो उन दोनों में से ही कुछ। दोनों में से ही होना जरूरी है, तो कोई जरूरी है इन दोनों में से ही कुछ हो? नहीं सर। सर आपको पागल कर देंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इस वाले को करिए। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन किसी को संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट बनना है तो उसके लिए अभ्यास करना भी पड़ेगा। भाई आपकी अच्छी आवाज है, ये नेचर का आपको गिफ्ट है भैया, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूजिक के फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं, अगले अरिजीत सिंह बनना चाहते हैं, तो भैया आपको अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है मेरा स्टेटमेंट। अब आपसे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं मेरी इस बात से, मुझे ये बताओ। बिल्कुल मेरे भाई सुजीत, कितनी गहरी बात कर गया है भाई मेरा। बोल रहा है कि सर अधिकांश लोगों की यही सोच होती है कि जो उनके पास है वो अच्छा नहीं लगता, जो उनके पास नहीं है वही अच्छा लगता है। जिसके लिए कहावत है हमारे गांव में, दूर के ढोल सुहावने। मतलब जो दूर से ढोल बज रहे हैं ना, तो ऐसे लगते हैं बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा बढ़िया है भैया, ठीक है। और अगर ज्यादा ही गांव में चले जाओगे तो एक कहावत और है, सास के हाथ में पौनिया, जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते होगे ना, करछी, जिससे ऐसे करके ना वो घर पे पूड़ियां बनाती है ना मम्मी, करछी बोल सकते हैं। सास के हाथ में करछी पंखा ही लगती है, इसका मतलब है उनको लग रहा है करछी चलाना बड़ा ही आसान है, ऐसे ही तो पंखे की तरह चल रही है। तो सेम भाई साहब यही है कि जो आपके पास है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, जो दूर है अभी तक नहीं हुआ है, आपको बस उसकी याद आ रही है कि वो चैप्टर नहीं हुआ। सर भाई मैंने जब तुमसे वादा कर दिया ना भाई, तो वो पूरा होगा, सारा कराऊंगा। और ऐसे कराऊंगा कि एग्जाम हॉल में बैठोगे और वहां मेरी ही याद आएगी, क्या पढ़ाया था सर ने। आइए जी, ये बोल रहा है अच्छी आवाज एक नेचर का आपको गिफ्ट है, लेकिन किसी को
म्यूजिक के फील्ड में नाम कमाना है ना, तो आवाज अच्छी है, चलो नेचर ने दे दी, लेकिन म्यूजिक के फील्ड में आपको नाम कमाना है ना भाई, तो फिर आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है कि भाई प्रकृति ने जो भी गिफ्ट दे दिया उसको आपको देखभाल करने की नीड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यही रिजल्ट है, पहला एकदम सही है। आइए जी, यहां पर भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। भाई मैंने कहीं ऐसा बोला ऊपर, आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाल लिया? बोथ राइट कैसे बोल रहे हो भाई आप लोग? मैंने तो ये बोला कि अच्छी आवाज नेचर का गिफ्ट आपको मिल गई है, तो अब अभ्यास करो अरिजीत सिंह बनना है तो। और आप क्या कंक्लूजन निकाल बैठे कि भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। क्या करोगे उस अभ्यास का? हाँ भाई, ये मेरी बात से आपने कंक्लूजन कैसे निकाल लिया? दूसरा रॉन्ग है भाई, ओनली फर्स्ट। मेरी बात से तो यही मतलब निकलता था कि अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन किसी को संगीत के क्षेत्र में बेहतर करना है तो फिर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। इसका मतलब है अच्छी आवाज आपको मिल गई। ये कहानी उनके लिए है जिनको अच्छी आवाज गिफ्ट में दे दी गई है, लेकिन वो फिर भी म्यूजिक के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो अब उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप मेरी बात से क्या मतलब निकाल बैठे कि भले ही आपकी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। मेरी बात में से ये कैसे निकाल लिया कि भले ही आवाज अच्छी नहीं है तो भी आप प्रयास करते रहें? सिर्फ ओनली फर्स्ट, मेरी बात का मतलब सिर्फ पहला ही था। मेरा रॉन्ग हो गया सर। ईमानदार बच्चा है राजीव, इसलिए मैंने नाम ले लिया है, नहीं तो सब बच्चे ये कहते हुए तो मैंने सुने मेरा सही हो गया। ये क्वेश्चन पढ़िए और पढ़कर इसका आंसर दीजिए। अब मैं क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ूंगा, पहले आप मुझे आंसर दो, क्योंकि होता क्या है जब मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं ना तो आप मेरी टोन पकड़ लेते हो और आधा क्लियर तो वहीं से हो जाता है कि क्या क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन भी खुद पढ़ो और फिर कंक्लूजन भी खुद निकालो। अब आप फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अमन कह रहा है मेरा आंसर सही आ रहा है सर, पर मैं 100% श्योर नहीं हो पा रहा। इन क्वेश्चनों में 100% श्योरिटी आपको तब लगेगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे काफी सारी। ठीक है भाई, प्रैक्टिस के बाद में कॉन्फिडेंस आता है कि यार सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप घर बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। वेरी गुड नेहा। भाई देखो, लॉजिकल का सारा गेम यही है कि कब आपको किसकी तरह सोचना है। कल था अजम्पशन, पूर्व धारणा, तो आपको अपने हिसाब से नहीं, कल उसके हिसाब से सोचना था कि वो जो बोल रहा है वो क्या सोच रहा है। आज कंक्लूजन निकालना है, तो आज आप अपनी तरह सोचो कि सामने वाले ने तो बोल दिया, अब मैं क्या समझा उसकी बात से। सेकंड, स्कूल ने इस वर्ष जून से प्रत्येक छात्र को भाई स्कूल क्या चाहता है कि बच्चे पढ़ने में रुचि पैदा कर लें, मतलब मन से पढ़े, जैसे हम भी चाहते हैं आप बड़े मन से पढ़ पाओ। ठीक है, तो स्कूल ने इस वर्ष जून से प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह 2 पुस्तक पढ़ने और पुस्तकों पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने अनिवार्य कर दिया है। स्कूल ने क्या बोला, भैया बच्चे पढ़ने में रुचि पैदा करने, मतलब मन से पढ़े, पढ़ने में उनको मजा आए, तो वो जून के महीने से एक नई योजना लेके आए कि प्रत्येक वीक में हर बच्चे को 2 बुक पढ़नी है और उन बुक की समरी सबमिट करनी है कि भैया इन बुक का मतलब ये था। अब इस बात का कंक्लूजन क्या निकालते हो आप?
पहला कंक्लूजन, पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है। तो भाई बल द्वारा बनाई जा सकती है मतलब फोर्स करके आपको पढ़ना स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आपको ये कैसे लगा मेरी बात से कि मैं फोर्स कर रहा हूं आपको? मैंने बोला भाई आज से आप ऐसा करो 2 चैप्टर पर डे पढ़ो और फिर मुझे बताओ भी कि कैसा चल रहा है हिसाब उन 2 चैप्टरों का। तो इस बात से आप ये कैसे समझ गए कि सर फोर्स कर रहे हैं हमको? ये तो आपने अपनी दिमाग की गंदगी डाल दी। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना पसंद नहीं है, टीचर ने बोल दिया पढ़ो, तो आपको लग रहा है ये तो फोर्सली हो रहा है हमारे साथ। फोर्सली क्यों हो रहा है भाई? मेरी बात का तो कंक्लूजन ये कहीं नहीं निकला कि मैं जबरदस्ती करवा रहा हूं तुमसे। मैंने तो बोला है कि अब बच्चे ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि उनको 2 किताबें दो, बोलो भाई ये 2 किताबें तुम वीक में पढ़ो और समरी हमें बताओ कि क्या था। तो मुझे तो नहीं लग रहा ये फोर्सली है। मेरी बात का मतलब भी कहीं फोर्सली नहीं होता, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ छात्र अंततः पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे। भाई आप जरा समझिएगा, क्या ये कंक्लूजन है मेरी बात का? क्या ये निष्कर्ष निकल के आता है मेरी बात का? हाँ जी। तो आप कहेंगे सर ये कंक्लूजन ही है आपकी बात का और हम यही समझे हैं आपकी बात से कि हाँ जी इसका रिजल्ट यही है मेरी बात का कि बच्चों में रुचि पैदा होगी, क्योंकि हम कर भी उसी के लिए रहे हैं। मेरी बात का मतलब यही तो है कि एंड में इसका रिजल्ट यही दिखेगा कि हाँ जी ऐसा हो गया। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ओनली सेकंड। इस बार मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया, क्या बात है भाई। नेक्स्ट पर आइए, इसको देखिए। करिए जल्दी से करिए। हाँ जी भाई, दोनों सही हैं सर जी। रिपोर्ट देना है तो फोर्सली तो है। एक बच्चा कह रहा था सर रिपोर्ट देना है तो फोर्सली तो, अरे भाई नहीं। मैंने बोला ऐसा करो इस वीक आप 2 चैप्टर पढ़ लो और आप ऐसा करो मुझे बताना उन दोनों चैप्टरों में क्या क्या है कैसे कैसे है। तो ये फोर्सली लग रहा है आपको? मैं तो सोच रहा हूँ मेरे बच्चे तो मोटिवेट होंगे भाई इससे, उनको बोला मजा आ गया सर ने हमें काम दिया है भाई, टारगेट मिल गया। टारगेट कभी भी फोर्सली नहीं करना होता। ये तो आप आलसी हैं इसलिए आपको लगता है कि किसी ने हमको फोर्सली करा रहा है। देखो भाई यहां क्या बोला है कि एक सर्वेक्षण हुआ है, अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। एक रिपोर्ट में क्या आया है अभी कि यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं उनके दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। कहने का मतलब है जो लगभग आधा घंटे भी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना दिन में, उनके दिल का खतरा उनको कम होता है बीमारी होने का। तो इसमें निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। बिल्कुल भाई, यही कंक्लूजन तो निकलता है कि एक मध्यम लेवल का एक्सरसाइज आप करते रहो। आधा घंटा बोला है ना ऊपर, तो इसका मतलब है मीडियम लेवल की ही है। तो यही कंक्लूजन निकलता है। डेस्क जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होते। भाई ये कहां से कंक्लूजन निकाल लिया आपने? डेस्क जॉब करने वाले व्यक्ति मतलब सारे बैंक पीओ वगैरह जो ऑफिस में बैठे हैं वो सब हार्ट अटैक से मरने वाले हैं? ये कहां से आप समझ गए मेरी बात से? मैंने तो ये बोला था जो एक्सरसाइज करते रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, सिर्फ ओनली पहला।
चलिए जी, आइए इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। सर मौज लेने के लिए ही मेरा नाम ले लो। भाई निकल गया तेरा नाम ये पढ़ते पढ़ते, तेरा कमेंट लेकिन मेरे को अच्छा लगा। ठीक है। दोबारा करिए सेम कमेंट, तेरा नाम जरूर लूंगा मैं। ये बच्चा मुझे ईमानदार लगा, सर ऐसे नहीं ले रहे तो सिर्फ मौज लेने के लिए मेरा नाम ले लो। तू कमेंट कर भाई, दोबारा तेरा नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। आज सम्मान के साथ लिया जाएगा नाम, 21 तोपों की सलामी दिलवाई जाएगी यहां से। जल्दी से कमेंट कर भाई। विमल, ये विमल का कहना था कि सर मौज लेने के लिए ही मेरा नाम ले लो। क्या बात है भाई विमल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब विमल तुम्हारी मौज कैसे ली जाए? वी है। कोई भी समझे कि किसी भी देश की आवश्यकता के लिए सब कुछ उगाना और उत्पन्न करना संभव नहीं है। बिल्कुल यही बात तो निकल के आती है इससे कंक्लूजन। भाई मैंने बोला कोई भी देश ऐसा नहीं है जो खुद से अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो 100%। ऐसा है ही नहीं कोई भी देश। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और देश पर जरूर डिपेंड है, किसी ना किसी चीज को लेकर। तो इसका मतलब क्या है कि उस कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी जरूरत की सारी चीजें पैदा कर सके। आइए जी यहां पर आइए। सामान्य तौर पर देशवासी आलसी हो गए। अरे नहीं यार, इससे ये कैसे पता चल गया हमारा देश संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है? इसका मतलब ये हो गया कि देशवासी आलसी। अरे नहीं, बहुत सारी और कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे हो सकता है हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा ना हो जिसमें बहुत सारी फसलें ही ना होती हो जो हमें बाहर से लानी पड़ती हो। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि देश के नागरिक आलसी हो गए हैं, ये कंक्लूजन नहीं निकलता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सर मैंने आपके लिए शायरी लिखी है, जल्दी से। इरशाद, इरशाद नेहा जल्दी से सुनाइए। क्लास लंबी चलनी है भाई साहब, मुझे भी मोटिवेट करके रखो तुम लोग। सर आपके बोलने से पता चलता है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। हाँ यार ये वाली दिक्कत आती है, क्योंकि ना मैं जो बोलता हूं मैं उस टोन में बोलता हूं जिस टोन में स्टेटमेंट है। यही कला आपको डेवलप करनी है और इसके लिए कोई रूल नहीं है। इसको मेरे को ही देखो कि टीचर जो सामने खड़ा है आपके, वो पढ़ कैसे रहा है क्वेश्चन को, वो कैसे समझ पा रहा है इसकी लैंग्वेज को कि किस टोन में बोली है। बस टोन पकड़ना सीख गए ना आप, खत्म गेम। देखो ये क्या बोल रहा है, टीवी स्टाफ बूथ पर कब्जा की गतिविधि दिखाने के लिए सराहनीय है। इसका मतलब ये है टीवी स्टाफ है कोई भी, जैसे होता है ना बूथ, क्या होता है जहां पर वोटिंग हो रही है, ठीक है, वोटिंग पर जाकर जहां वोटिंग हो रही है उसको बोलते हैं बूथ। तो उस बूथ पर कब्जा कर लिया होगा किसी भी पार्टी ने, और उस कब्जा को दिखाने के लिए दिखाने पहुंच गया भाई साहब टीवी स्टाफ, देखो देखो इसने कब्जा कर रखा है बूथ पर और ये फर्जी वोटिंग हो रही है यहां पर। तो उसके लिए उस टीवी स्टाफ को सराहनीय मतलब उसको शाबाशी देनी चाहिए। यह है स्टेटमेंट मेरा।
अब इससे क्या समझे आप?